नमस्कार। चलिए आज भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही अजीब से विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमारे पूर्वजों की वो काबिलियत है जो हैरान कर देती है, और दूसरी तरफ आज की हमारी कुछ मजबूरियां। तो इस पूरी बात को समझने के लिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो एक देश की असली पहचान किससे बनती है? इमोशनल दबाव से या फिर धैर्य और संकल्प से? चलिए सबसे पहले एक मॉडर्न संकट को देखते हैं, जहां दबाव मतलब प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। बात हो रही है कंधार हाईजैक की। साल था 1999। इंडियन एयरलाइंस के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया और उसे अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। देखते ही देखते ये एक नेशनल क्राइसिस बन गया। अब यहाँ जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। हाईजैकर्स ने कुछ आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की और इधर भारत में मीडिया इस पूरे संकट को सीधा लोगों के घरों के अंदर ले आया। हर एक पैसेंजर के परिवार वाले टीवी पर थे, रो रहे थे, अपील कर रहे थे, और इससे सरकार पर एक जबरदस्त पब्लिक प्रेशर बन गया। इस इमोशनल माहौल में सरकार के पास नेगोशिएट करने की, मोल भाव करने की गुंजाइश ही नहीं बची और आखिर में मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। ये एक ऐसा पल था जब पब्लिक की भावनाओं ने देश की सुरक्षा से जुड़े फैसलों पर सीधा असर डाला। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? चलिए अब एक पुराने दौर में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पर्सनल और नेशनल दोनों तरह के संकट का सामना बिल्कुल ही अलग तरीके से किया गया था। यहाँ इन दोनों घटनाओं की तुलना करने पर ना जमीन आसमान का फर्क दिखता है। कंधार में क्या हुआ, मीडिया ने पब्लिक के प्रेशर को कई गुना बढ़ा दिया और उसी ने नतीजा तय किया। वहीं फील्ड मार्शल करियप्पा के केस में एक सैद्धांतिक, एक प्रिंसिपल्ड फैसला लिया गया, और वो भी पब्लिक की नजरों से बिल्कुल दूर। एक तरफ कुछ लोगों की जान बचाने को प्राथमिकता दी गई, तो दूसरी तरफ देश और उसके सैनिकों के उसूलों को सबसे ऊपर रखा गया। ये बात है 1971 के युद्ध की। जब फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बेटे को पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया, तो पाकिस्तान ने एक पेशकश की कि वो सिर्फ उनके बेटे को रिहा कर देंगे। जानते हैं करियप्पा का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, क्या तुम सिर्फ मेरे बेटे को रिहा कर रहे हो या सभी को? अगर सिर्फ मेरे बेटे को, तो उसे अपने पास ही रखो। वो भी भारत का ही बेटा है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सब हैं। सोचिए, ये किस स्तर का संकल्प रहा होगा। फील्ड मार्शल करियप्पा का ये संकल्प तो एक मिसाल है, लेकिन इतिहास में ना ऐसे भी पल आए हैं जब ऐसे ही उसूलों की परीक्षा धोखे और विश्वासघात से हुई है। तो चलिए अब कई सदियां पीछे चलते हैं, जैसलमेर के किले में। वहां भरोसे और धोखे की एक कहानी हमारा इंतजार कर रही है। कहानी कुछ यूं है कि कंधार का एक राजा था, अमीर अली। उसे उसके भाइयों ने ही देश से निकाल दिया था। तो वो जैसलमेर के राजा रावल लूणकरण के पास आया शरण मांगने। लूणकरण ने उसे न सिर्फ पनाह दी, बल्कि उसे अपना धर्म भाई भी बना लिया। सब ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद अमीर अली ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हमारे परिवारों की औरतें आपस में मिलें। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। उसका असली प्लान तो औरतों के भेस में अपने सैनिकों को किले के अंदर भेजना था। जो पालकियां औरतों के लिए लाई गई थीं, उन पालकियों के अंदर 300 हथियारबंद सैनिक छिपे हुए थे, किले पर कब्जा करने के लिए एकदम तैयार। किले के पहरेदारों को ना पालकियों के वजन पर थोड़ा शक हुआ। उन्हें लगा कि ये कुछ ज्यादा ही भारी हैं। उन्होंने जांच करने की कोशिश भी की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, अंदर छिपे हमलावरों ने अचानक हमला बोल दिया। किले के अंदर ये खबर आग की तरफ फैल गई और हाहाकार मच गया। रक्षकों को समझ आ गया कि अब हार निश्चित है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में राजपूत परंपरा में साका किया जाता था। इसमें पुरुष केसरिया करते, मतलब अपनी आखिरी सांस तक लड़ते, और औरतें दुश्मन के हाथों बेइज्जत होने से बचने के लिए जौहर करती, यानी आग में कूद कर अपनी जान दे देती। लेकिन यह हमला इतना अचानक हुआ कि जौहर की तैयारी का वक्त ही नहीं मिला। इसलिए एक दिल दहला देने वाला फैसला लिया गया। औरतों के सम्मान की रक्षा के लिए पुरुषों ने खुद ही उन्हें मार दिया और फिर वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्योंकि इसमें जौहर नहीं हो सका, इसीलिए इतिहास में इस घटना को आधा साका के नाम से जाना जाता है। अब इस पूरी कहानी और इस ऐतिहासिक ड्रामे से थोड़ा हटकर अपना ध्यान उस जगह पर लगाते हैं जहां ये सब हुआ, मतलब खुद उस किले पर। क्योंकि ये किला हमारे खोए हुए ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। जरा सोचिए, जैसलमेर का किला 1155 में बनाया गया था। आज 870 से भी ज्यादा साल हो गए हैं और ये आज भी मजबूती से खड़ा है।
और अब इसकी तुलना जरा आज की इमारतों से कीजिए। कोई 2 साल पुराना अपार्टमेंट हो, उसकी दीवारों पर नमी से पपड़ी उतरने लगती है ना? जबकि सदियों पुराने किले आज भी शान से खड़े हैं। ये जो फर्क है ना, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमने क्या खो दिया है। तो सवाल ये है कि हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग में आखिर ऐसा क्या खास था? सोच कर देखिए, बिना सीमेंट या चूने के पत्थरों को आपस में जोड़कर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बना दी। पानी निकालने का ऐसा परफेक्ट सिस्टम बनाया कि सदियों बाद भी दीवारों में कोई सीलन नहीं है। हजारों मजदूर एक साथ एक आर्किटेक्चरल विजन के साथ काम करते थे। और सिर्फ जैसलमेर ही नहीं, चित्तौड़गढ़ जैसे किले तो 1300 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और आज भी खड़े हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन था? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये सारा ज्ञान, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, तो फिर वो गई कहाँ? हम उसे भूल कैसे गए? असल में इस ज्ञान के खत्म होने के पीछे कई कारण थे। एक तो ये कि देश पर लगातार हमले होते रहे, तो लोगों का ध्यान सिर्फ जिंदा रहने पर टिक गया। सीखने सिखाने की जो परंपराएं थीं, चाहे वो बोलकर हों या लिखकर, वो टूट गईं। और फिर मैकाले की नई शिक्षा प्रणाली आई, जिसने हमारी अपनी सीखने की व्यवस्था की जगह ले ली। नतीजा ये हुआ कि पुराना ज्ञान तो हम भूल गए और जो नया था उसे कभी पूरी तरह से अपना नहीं पाए। ये जो ज्ञान था, ये कुछ खास समुदायों के पास था। ये लोग चलते फिरते ज्ञान के भंडार थे। जैसे खंडवालिया, ये वो लोग थे जो सिर्फ आवाज सुनकर पहाड़ की नस पहचान लेते थे कि पत्थर कहाँ से टूटेगा। चवाया, जिनके पास भारी से भारी पत्थर को ऊंचाई पर ले जाने का हुनर था। लोहार, जो हथियार से लेकर रथ तक सब कुछ बनाने में माहिर थे। और बंजारे, जो भारत को सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट से जोड़ते थे। और दुख की बात जानते हैं क्या है? ये घुमंतू समुदाय, जो कभी अपने हुनर के मालिक थे, जो भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी थे, आज वो अक्सर मेनस्ट्रीम से बाहर हैं। उनके पास न कागज हैं, न वोट का अधिकार है, और उनकी सदियों पुरानी काबिलियत को लगभग भुला दिया गया है। तो आखिर में ये सवाल हमें खुद से पूछना ही होगा, क्या मजबूत इमारतें बनाना भूलने के साथ साथ हम अपने अंदर का वो धैर्य और वो संकल्प भी भूल गए हैं? क्या ये जो टेक्निकल स्किल हमने खोई है, ये कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय आत्मविश्वास के खोने का भी प्रतीक है? ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये सवाल हमारे भविष्य की नींव से जुड़ा है। सोचने वाली बात है।